मुझे ouija बोर्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे मन में उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग्स थी। मैं मानता था कि ये खेल से ज़्यादा कुछ नहीं है। जब 1959 में वॉशिंगटन के स्पोकन सिटी में मेरे फ्रेंड्स ने इस बोर्ड से खेलने का विचार बनाया, तो मैंने इसकी हंसी उड़ाते हुए इसमें शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन फिर अपने मित्रों के जोर देने पर मैंने फर्स्ट टाइम इसका खुद एक्सपीरियंस किया, जहां मैंने अपनी आंखों के सामने एक स्ट्रेंज इंसिडेंट होते हुए देखा। मेरी लाइफ के क्वेश्चंस की लॉन्ग लिस्ट अभी भी अनआंसर्ड थी, इसलिए मैंने बोर्ड से पूछा, मैं सही अर्थों में भला कैसे बन सकता हूँ? उसने तुरंत ही स्पीड में कुछ वर्ड्स को जोड़कर एक शब्द बनाया और उस प्लैनचेट ने पॉइंट किया READ, रीड, यानी कि पढ़ो। मैंने पूछा कि क्या रीड करूं? तो आंसर आया बुक्स, यानी कि पुस्तकें। मैंने पूछा कौन सी बुक्स? तो फिर से ड्रामेटिक स्पीड से बताया कि एनी एंड ऑल बाय अल्बर्ट श्वीट्जर। मेरे फ्रेंड्स ने कभी अल्बर्ट श्वीट्जर का नाम नहीं सुना था, और क्योंकि मुझे भी उनके बारे में कुछ अधिक जानकारी नहीं थी, इसलिए कुछ टाइम के लिए मेरी एक्साइटमेंट बढ़ गई और मैं उस पर्सन की खोज में लग गया। अल्बर्ट द्वारा लिखित द क्वेस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल जीसस से मुझे वो नॉलेज मिला कि चीज़ों को देखने के मेरे अनुमान से भी कई अधिक मार्ग मौजूद है। ouija बोर्ड से ना तो मुझ में कोई पावरफुल एनलाइटमेंट हुआ और ना ही मुझे अपने किसी क्वेश्चन का आंसर मिला। इससे मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर प्राप्त कर पावरफुल एनलाइटमेंट की ओर खिड़की खोलने की आशा ठंडी पड़ गई। लेकिन इससे मुझे किसी इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन की मौजूदगी का एहसास हो गया। अगर मैंने यह अनुभव प्राप्त नहीं किया होता तो मुझे इस पर कभी विश्वास नहीं होता। मुझे ouija बोर्ड से कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन ऐसे ही जस्ट फन के लिए जब मैंने इसे कई लोग पर ट्राई किया तो मुझे ऐसे 3 लोग मिले जिन्हें इससे सफलता प्राप्त हुई थी। मैंने ओरेगन के पोर्टलैंड में रहने वाले अपने कुछ फ्रेंड्स जो ouija बोर्ड में सफल रहे थे, उनके साथ काफ़ी घंटे अपने मुताबिक कुछ नॉन फिजिकल जीव यानी कि नॉन फिजिकल बींग्स से बातें की। हमसे बातें करने वाली वो एंटरटेनिंग परेड में पॉलिटिशियंस, पुजारी और पायरेट्स सभी लोग शामिल थे। ये बातचीत कुछ वैसी ही थी जैसी आप किसी भी पार्टी के दौरान मन बहलाने के लिए करते हैं, जिनमें कई एजेंडाज, एटीट्यूड्स और इंटेलेक्ट वाले लोग शामिल रहते हैं। मुझे कहना होगा कि मुझे उस बोर्ड से ऐसा कुछ भी सीखने को नहीं मिला जिसे मैं अपने जीवन में उपयोग कर सकूं या मैं उसे किसी और को सिखा सकूं। और फिर एक दिन मैंने उसे फेंक दिया। ouija बोर्ड से जुड़ी किसी भी क्रिया का उसी दिन समापन हो गया। हालांकि इस वंडरफुल अनुभव, स्पेशली बुक्स पढ़ने के लिए एनकरेज करने वाली बुद्धिमत्ता ने मुझे यह जता दिया कि अभी मैं फिलहाल जितना जानता हूँ उससे कहीं ज़्यादा जानने को बाकी है। इससे मेरे मन में क्वेश्चंस के आंसर जानने की लालसा और ज़्यादा बढ़ गई। मैं मानने लगा कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, हम सब यहाँ क्यों हैं, हम कैसे और ज़्यादा हैप्पी लाइफ जी सकते हैं और कैसे हम यहाँ होने के अपने कारणों को पूरा कर सकते हैं। हम पृथ्वी पर रहने के रीज़न को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ईयर 1965 में जब मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए म्यूज़िक प्रोग्राम कर रहा था तो मुझे एक ऐसी बुक मिली जिससे मुझे अपनी लगातार लंबी होती क्वेश्चंस के लिस्ट के आंसर्स पाने का पहला अनुभव प्राप्त हुआ। ये बुक मोंटेना के एक छोटे से मोटेल की लॉबी में कॉफ़ी टेबल पर रखी थी, और जब मैंने उसे अपने हाथ में लेकर उसका टाइटल पढ़ा तो मेरे अंदर कॉन्ट्राडिक्शन फन फैलाने लगा। उसके कवर पर लिखा था थिंक एंड ग्रो रिच। उसके राइटर थे नेपोलियन हिल। मुझे ये टाइटल बहुत घृणा पैदा करने वाला लगा। मेरे मन में भी अन्य बहुत से रिच लोगों की नेगेटिव इंप्रेशन बैठी हुई थी कि किस प्रकार वो इंजस्टिस करते आए थे वगैरह वगैरह। लेकिन उस बुक में डेफिनेटली कुछ स्पेशल बात थी। उसके सिर्फ 12 पेजेस पढ़ने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे स्पाइन की हड्डी में एक्साइटमेंट का पारा चढ़ने उतरने लगा।
हम सभी जानते हैं कि इस तरह की फिजिकल और इंटरनल सनसनी इस बात का कंफर्मेशन है कि आप कुछ बहुत ही वैल्यूएबल करने के मार्ग पर है। इसी बुक ने मुझे अवेयर किया कि मेरे विचार बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लाइफ में जो भी अनुभव मिलते हैं वो मेरे ही विचारों का रिफ्लेक्शन होते हैं। वो बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इसने मेरे भी तार दिए गए सजेशंस को फॉलो करने के अटेम्प्ट की इच्छा को इंस्पायर्ड किया और मैंने यही किया। उसमें बताई गई टीचिंग्स के उपयोग से मुझे बहुत लाभ मिला। थोड़े ही टाइम में मैंने अपना इंटरनेशनल बिजनेस खड़ा कर लिया, जिससे मुझे हजारों व्यक्ति के जीवन को सुधारने का अवसर मिला। बल्कि मैंने जो कुछ भी सीखा था उससे अन्य लोगों को सिखाना भी स्टार्ट कर दिया। नेपोलियन हिल्स की उस लाइफ चेंजिंग करने वाली बुक से मुझे जो लाभ मिला था, पर मुझसे सीखने वाले बहुत से लोग अपनी लाइफ इंप्रूव नहीं कर सके थे और इसीलिए मेरी और अधिक स्पेसिफिक आंसर्स पाने की खोज अभी भी जारी थी। एक दिन किसी लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करते समय मुझे जेन रॉबर्ट्स द्वारा लिखित बुक सेड स्पीक्स दिखी। उस बुक को शेल्फ से उठाने से पहले ही एक बार फिर मुझे अपने शरीर के सभी बाल खड़े होने के साथ रोमांच का एहसास होने लगा। मैं एक्साइटमेंट के साथ उस बुक के पेजेस पलटने लगा। मैं ये देखना चाहता था कि उसमें ऐसा क्या है जिसने मेरी इमोशनल प्रतिक्रिया को जागृत कर दिया है। एस्तर के साथ लंबा टाइम स्पेंड करने के बाद भी हम लोगों के बीच एक विषय पर मतभेद था। वो मेरा उइजा बोर्ड से जुड़ा अनुभव सुनना नहीं चाहती थी। मैं जब भी एंटरटेनिंग मूड से ये एक्सपीरियंस बताना शुरू करता, एस्तर तुरंत उस रूम से बाहर चली जाती। उसे बचपन से ही फिजिकल रूप ना रखने वाली चीज़ों से डरना सिखाया गया था। क्योंकि मैं उसे परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ऐसी स्टोरी सुनाना बंद कर दिया। एटलीस्ट मैं एस्टर की मौजूदगी में तो ऐसा नहीं करता था। जब एस्टर ने सेड स्पीक के बारे में कुछ भी सुनने से मना कर दिया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। राइटर जेन रॉबर्ट्स किसी प्रकार की तंद्रा में जाकर, यानी कि ट्रांस मोड में जाकर, एक नॉन फिजिकल व्यक्ति को अपने बॉडी का उपयोग कर बहुत ही प्रभावशाली सेट बुक्स की सीरीज को बोलकर एक्सप्रेस करवाने को स्वीकृति देती थी। मुझे वो बुक बहुत उत्तेजक और आकर्षक लगी। मैं उसमें अपनी लॉन्ग लिस्ट में शामिल क्वेश्चंस के आंसर खोजने लगा। लेकिन एस्तर को उस बुक से डर लगता था। जिस तरह ये बुक लिखी गई थी वो सुनकर तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। बुक के पिछली कवर पर ट्रांस मोड में जेन की सेट के साथ बातचीत करती फोटो देखकर तो एस्तर की हालत देखने लायक थी। एस्तर ने मुझसे कहा कि तुम चाहो तो ये बुक पढ़ सकते हो, लेकिन प्लीज़ इसे हमारे बेडरूम में मत लाना। मैं हमेशा फल देखकर ही पेड़ का आकलन करता हूँ। मैं अपने हर डिसीजन उस विषय से जुड़ी अपनी अनुभूति के आधार पर ही लेता हूँ और ये सेट मटेरियल मुझे बहुत अनुकूल लगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो ज्ञान कहाँ से और कैसे प्राप्त हुआ है। सारांश ये है कि मुझे लगता था कि इसमें मुझे कुछ ऐसा मिल सकेगा जिससे मैं अन्य लोगों को उनके उपयोग हेतु बता सकूं। मैं इसको लेकर बहुत एक्साइटेड था। मुझे लगता है कि यह जेरी की समझदारी और उदारता ही थी कि उन्होंने सेठ की पुस्तकों पर मेरी बात मान ली। मुझे वास्तव में उस पुस्तक के प्रति बहुत ही अरुचि थी। किसी व्यक्ति का किसी अशरीरी आत्मा से संपर्क बनाने का विचार ही मेरे लिए बहुत ही कष्टप्रद था। जेरी मुझे परेशान करना नहीं चाहते थे, इसलिए वे हर रोज मुझसे पहले उठ जाते और उन पुस्तकों को पढ़ लेते। जब कभी उन्हें किसी पुस्तक में कुछ मनोरंजक लगता तो वो बहुत ही सफाई से उसे हमारी बातचीत में शामिल कर लेते और थोड़े प्रतिरोध के बाद मैं भी उन महत्वपूर्ण विचारों को सुन लेती। धीरे धीरे जेरी मुझे उस पुस्तक में दिए विचारों से एक एक कर परिचित करवाने लगे। यह तब तक जारी रहा जब तक मुझ में उन शानदार काम के प्रति वास्तविक ललक जागृत नहीं हो गई। उसके बाद तो मानो कि ये बस हमारी दिनचर्या ही हो गई थी। हम दोनों एक साथ बैठते और जेरी मुझे सेठ की पुस्तकों में से कोई अंश पढ़कर सुनाते। मेरे भय के पीछे कोई निजी नकारात्मक अनुभव नहीं था। यह बस इधर उधर से सुनी बातों पर आधारित था, उन लोगों से सुनी बातें जिन्होंने इसे किसी और से सुना था। आज जब मैं उस समय पर विचार करती हूँ तो मुझे बहुत ही बचकाना लगता है।
समय बीतने के साथ जब मेरा सेठ से जानकारी लेने की चयन की प्रक्रिया संबंधी भय कम हो गया, तब मैं भी उन शानदार पुस्तकों की बड़ी ही प्रशंसक बन गई। बल्कि हम इससे इतने सुखपूर्वक जुड़ गए कि हम न्यूयॉर्क जाकर जैन और उनके पति रॉबर्ट्स और सेठ से मिलने का कार्यक्रम भी बनाने लगे। अब तक मेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि मैं सचमुच उस अशरीरी आत्मा से मिलना चाहती थी, लेकिन पुस्तक में लेखिका का फोन नंबर छपा ही नहीं था। हम यह नहीं समझ पा रहे थे कि अब हम उनसे कैसे मिले। एक दिन हम एरिजोना के स्कॉटडेल शहर में स्थित पुस्तकों की दुकान के निकट बने छोटे से कैफे में लंच कर रहे थे। जेरी अभी खरीदी गई पुस्तकों को देख ही रहे थे। तभी हमारे पास बैठे एक अजनबी ने हमसे पूछा, क्या आपने सेठ की कोई पुस्तकें पढ़ी है? हमें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि हमें कभी किसी को नहीं बताया था कि हम सेठ की पुस्तकें पढ़ रहे हैं। उन्होंने फिर से पूछा कि क्या आपको पता है कि जैन रॉबर्ट्स का निधन हो गया है? मुझे याद है, यह शब्द सुन के मेरी आंखों में आंसू भर गए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने कह दिया हो कि मेरी बहन का निधन हो गया है और मुझे पता भी नहीं है। मेरे लिए बहुत ही धक्का था। हम यह सोचकर बड़े निराश हो गए कि अब हम जैन और रॉबर्ट्स और सेठ को कभी नहीं मिल पाएंगे। हमें जैन के निधन का समाचार मिलने के कुछ दिन बाद ही हमारे फ्रेंड और बिजनेसमैन साझेदार नैसी तथा उनके पति वैस हमारे यहाँ डिनर पर आए। नैसी ने मेरे हाथों में एक कैसेट देते हुए कहा, हम आपको यह टैप सुनाना चाहते हैं। अपने फ्रेंड्स का यह व्यवहार हमें कुछ बेढंगा लगा। वो बहुत अजीब सा था। बल्कि मुझे उस समय ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जेरी के उन्हें सेठ की पुस्तकें मिलने की बात बताने पर हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह हमें कुछ रहस्यपूर्ण बात बताना चाहते हैं, लेकिन साथ ही इस पर हमारी प्रतिक्रिया को लेकर भी व्यग्र है। हमने पूछा, इसमें क्या है? नैसी ने फुसफुसाते हुए कहा, यह एक चैनल है। मुझे नहीं लगता था कि मैंने या जेरी ने कभी भी माध्यम शब्द का इन संदर्भों में उपयोग होते सुना हो। मैंने नैसी से पूछा, चैनल से तुम्हारा क्या मतलब है? जब नैसी और वेस ने टुकड़ों में संक्षिप्त में इसके बारे में बताया, तब जेरी और मुझे समझ आया कि यहाँ उसी प्रक्रिया की बात हो रही है जिसके द्वारा सेठ की पुस्तकें लिखी गई है। उन्होंने बताया, इनका नाम शीला है, जो एक थियो नाम अशरीरी से बात करती है, यानी कि नॉन फिजिक्स से बात करती है। यह फिनिक्स आ रही है। यदि आप इनसे बात करना चाहते हैं तो हम इनसे मिलने का समय निश्चित कर सकते हैं आपका। हमने उनसे मिलने का निर्णय तो लिया। मुझे आज भी याद है कि इसे लेकर हम कितने उत्साहित थे। उनसे हमारी मुलाकात फिनिक्स के एक बेहद खूबसूरत घर में हुई। चारों ओर धूप की चमक फैली हुई थी, जिसे देखकर मुझे यह तसल्ली हुई कि अब रिमोट द्वारा की जाने वाली किसी धोखाधड़ी की संभावना नहीं है। सब कुछ बहुत आरामदेह और सुहावना लग रहा था। हम वहां बैठे और थियो से मुलाकात की। वैसे मुझे कहना चाहिए कि थियो के साथ यह मुलाकात जेरी की थी। इस मुलाकात में मेरे मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकला। मैं तो स्तब्ध ही रह गई थी सब कुछ देख के। जेरी के पास प्रश्नों से भरी नोटबुक थी। उन्होंने एक बार बताया था कि वह उसे 6 वर्ष की आयु से ही लिख रहे थे। वह बहुत ही उत्साहित थे। वह प्रश्न पर प्रश्न पूछते गए। कभी तो वह किसी उत्तर के बीच में ही अगला प्रश्न पूछ लेते। वो अपने तय समय में अधिक से अधिक प्रश्न पूछ लेना चाहते थे। आधा घंटा मानो क्षण भर में बीत गया। हमारे लिए बहुत ही शानदार अनुभव रहा। अब मेरे पास भी थियो से पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची तैयार हो गई थी, इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या हम फिर कल आ सकते हैं? जब हम अगले दिन फिर से वहां गए तो मैंने थियो से यानी कि शीला के माध्यम से पूछा कि अपने लक्ष्य की ओर अधिक तीव्रता से जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। थियो ने कहा, प्रार्थना यानी कि प्रेयर्स। और फिर उन्होंने एक शानदार प्रार्थना बताई। वो कुछ इस तरह थी, मैं इस तरह मेरा मार्गदर्शन करे तथा मुझे अपने दिव्य प्रेम की ओर ले जाए। जो लोग भी मेरे इसी विधि द्वारा आलोक की तलाश करें, हम दोनों का अभी उत्थान करें। जेरी और मुझे प्रार्थना करनी आती थी। हम पहले से ही इन्हें कर रहे थे। फिर मैंने पूछा, इसके अतिरिक्त और क्या करें? तो थियो ने उत्तर दिया कि ध्यान यानी कि मेडिटेशन। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानती जो मेडिटेशन करता हो, लेकिन ऐसा करने का विचार मुझे बहुत अजीब लगा। मैं यह नहीं करना चाहती थी। जेरी ने बताया था कि कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में रहे हैं जो यह जानना चाहते थे कि जीवन में परिस्थितियां किस हद तक खराब हो सकती है या वह कितने कष्ट या दरिद्रता सह सकते हैं।
लेकिन फिर भी जीवित है। मेरे दिमाग में ध्यान की छवि कुछ ऐसी ही थी, जैसे गर्म कोयलों पर चलना या कील लगे बिस्तर पर लेटना, या सारा दिन एक पैर पर खड़े होकर लोगों के सामने भीख के लिए हाथ फैलाए रखना। फिर भी मैंने थियो से पूछा, ध्यान से आपका क्या तात्पर्य है? तो थियो ने उत्तर दिया, प्रतिदिन 15 मिनट आरामदेह कपड़े पहनकर किसी शांत कमरे में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही आपका मस्तिष्क अस्थिर होने लगे, और ऐसा अवश्य होगा, तुरंत विचारों को निकाल फेंके और पुनः अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित कर दे। मैंने सोचा, इसमें तो कुछ अजीब नहीं है। फिर मैंने पूछा कि क्या मैं अपनी 14 वर्षीय बेटी ट्रेसी को थियो से मिलाने ला सकती हूँ? उत्तर मिला, यदि वो चाहे तो, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भी माध्यम बन सकती है। तभी एक क्लिक की आवाज हुई और टैप रिकॉर्डर बंद हो गया। यह हमारा समय समाप्त होने का इशारा था। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि समय इतनी जल्दी बीत गया। मैंने सिर झुकाया और अपने अनआंसर्ड प्रश्नों की लिस्ट पर एक नजर डाली। थियो से बातचीत के नोट्स लिखने और टैप रिकॉर्डर संभालने वाली शीला की मित्र स्टीवी ने मेरी इस हल्की सी हताशा को भांप लिया। उन्होंने पूछा, क्या आपको कुछ और प्रश्न पूछने थे? क्या आप अपने स्पिरिचुअल गाइड का नाम जानना चाहती है? मेरे मन में यह प्रश्न नहीं था, क्योंकि मैंने स्पिरिचुअल गाइड शब्द कभी नहीं सुना था। लेकिन मुझे यह शब्द बहुत ही प्यारा लगा, इसलिए मैंने कहा, हाँ, मेरे यह स्पिरिचुअल गाइड कौन है? थियो ने कहा, हमें कहा गया है कि यह आपको सीधे बताया जाएगा। आपको यह जानकारी अतीन्द्रिय श्रवण अनुभव द्वारा प्राप्त होगी, तब आप जान जाएगी। उस दिन उस घर से निकलते समय हमें जैसा बेहतर महसूस हुआ, वैसा उससे पहले कभी नहीं हुआ था। थियो ने हम दोनों को एक साथ ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। यदि आप कॉम्पिटिटिव यानी कि सुसंगत हो, तो इससे ध्यान की शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। थियो के सुझावों को मानते हुए हम सीधे अपने घर पहुंचे और अपने बाथरोब्स, जो कि हमारे सबसे आरामदायी वस्त्र थे, वो पहन लिए। ड्राइंग रूम के पर्दे ढक दिए और ध्यान करने बैठ गए। चाहे वो कुछ भी होता हो, हम नहीं उठेंगे। मैं सोचती थी कि यदि मैं प्रतिदिन 15 मिनट ध्यान करूं, तो मुझे अपने स्पिरिचुअल गाइड का नाम प्राप्त हो जाएगा। जेरी और मुझे इस अनूठे काम को साथ में करना बहुत ही अजीब लग रहा था। हम दोनों एक चौड़ी चेयर पर बैठ गए और अपने बीच एक सेल्फ को खड़ा कर लिया। अब हम एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। थियो की बताई ध्यान की क्रिया बहुत संक्षिप्त थी। प्रतिदिन 15 मिनट आरामदेह कपड़े पहनकर किसी शांत कमरे में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही आपका मस्तिष्क अस्थिर होने लगे, और ऐसा अवश्य होगा, तुरंत विचारों को निकाल फेंके और पुनः अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित कर दे। हम वहां 15 मिनट तक बैठे रहे। मैं अपनी विशाल आरामदेह कुर्सी पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगी। मैं अपनी अंदर आती और जाती सांसों को गिनने लगी। यह बहुत ही आनंददायक संवेदना थी, जो मुझे बहुत पसंद आई। तभी टाइमर की घंटी बजी और इससे मेरा ध्यान भंग हो गया। तब मुझे उस कमरे और जेरी के वहां होने का भान हुआ। मैं उत्साहित होकर बोली, चलो फिर से करते हैं। हमने फिर से 15 मिनट के लिए सेट कर दी घड़ी को, और एक बार फिर मुझे उसी विलगन या संवेदना शून्यता का एहसास होने लगा। इस बार तो जिस कुर्सी पर बैठी थी मैं, मुझे वह भी महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं उस कमरे में सबसे पृथक हो गई हूँ और वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं है। इसके बाद एक बार फिर हमने टाइमर को 15 मिनट के लिए सेट कर दिया, और एक बार फिर मैं कृतज्ञता के उस सुखद एहसास से स्थिर हो गई। मुझे श्वास लेने का नवीन एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत शक्ति और प्रेम से मेरे फेफड़ों में हवा भरकर पुनः उसी हवा को बाहर निकाल रहा है। आज मुझे महसूस होता है कि वे इब्राहिम के साथ मेरा पहला सबसे सशक्त अनुभव था। लेकिन उस समय मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे शरीर में कुछ ऐसा प्रवाहित हो रहा है जैसे इससे पहले कभी नहीं हुआ था। चेरी ने बताया कि उस समय उन्हें मेरी सांसों की ध्वनि कुछ अलग लग रही थी। उन्होंने सेल्फ के पीछे से झांक कर देखा तो उन्हें लगा जैसे मैं आनंद के अतिरेक में हूँ। जब टाइमर बजा तो मेरी चेतना पुनः वापस आ गई और मुझे आसपास की चीजों का एहसास होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे भीतर से कोई ऊर्जा गुजरी है कि जैसे पहले कभी नहीं हुआ है। वह मेरे जीवन का सबसे आश्चर्यजनक अनुभव था, जिसमें कुछ मिनट तक मेरे दांत लगातार बन बनाते रहे। अब्राहम से हुई इस अविश्वसनीय मुलाकात के लिए घटनाओं की अजीब सी श्रृंखला बन गई थी। जिस अतार्किक भय को मैं पूरा जीवन बिना किसी निजी अनुभव से दूर भाग रही थी, अब मैं उससे परिचित होने लगी थी।
मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था जिससे मैं यह समझ सकूं कि ईश्वर क्या और कौन है, लेकिन मैं जानती हूँ और मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ वह भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। पहली बार मैं ही इतना दमदार और भावात्मक अनुभव मिलने पर हमने प्रतिदिन 15 से 20 मिनट ध्यान करने के लिए निकालने का निर्णय लिया। इसके बाद अगले लगभग 9 मंथ्स तक मैं और जेरी प्रतिदिन अपनी विशाल कुर्सी पर बैठकर शांत होकर सांस लेते हुए सुख का एहसास करते रहे। बस 1985 में मैं थैंक्स गिविंग से ठीक पहले मेडिटेशन करते हुए मुझे कुछ नया अनुभव हुआ। मेरा सिर धीमे धीमे झूमने लगा। उस पृथकता की अवस्था में रहस्यपूर्ण संचार की यह अनुभूति बहुत ही आनंददायक थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उड़ रही हूँ। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी सिवाय इसके कि मैं जानती थी यह मैं नहीं कर रही हूँ। यह बहुत ही सुखदायी एहसास था। आने वाले 2 या 3 दिनों तक हम जब भी मेडिटेशन करते मेरा सिर ऐसे ही झूमने लगता। तीसरे दिन या उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा सिर निरर्थक नहीं झूम रहा, बल्कि इसके साथ ही नाक से शब्द इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई उन्हें चॉक बोर्ड पर लिख रहा हो। मैंने विस्मित होकर जेरी से कहा, जेरी, मेरी नाक से अक्षर उच्चारित हो रहे हैं। मुझे कुछ अद्भुत घटने का सजग एहसास हो रहा था। कोई मेरे द्वारा बात करना चाहता है। मेरे पूरे शरीर में उत्साह की गहन तरंगे उठ रही थी। इससे पहले मुझे कभी भी अपने शरीर में ऐसी अद्भुत रोमांचकारी लहरों की अनुभूति नहीं हुई थी। तब वे अक्षर आकार लेने लगे। मैं इब्राहिम हूँ। मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल गाइड हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं यहाँ तुम्हें सहायता देने आया हूँ। जेरी अपनी नोटबुक ले आए और मेरी नाक से अटपटे ढंग से निकलते शब्दों को लिखने लगे। शब्द दर शब्द इब्राहिम ने जेरी के प्रश्नों के उत्तर देना आरंभ कर दिया। कई बार ऐसा घंटों चलता रहता। इब्राहिम से इस तरह संपर्क स्थापित होने से हम दोनों बहुत ही उत्साहित थे। यह संपर्क बनाने की बहुत ही धीमी और अटपटी रीत थी, लेकिन जेरी को उनके प्रश्नों के उत्तर मिल रहे थे। अब हम दोनों के लिए ही यह अनुभव आनंदित करने वाला था। लगभग 2 महीने तक जेरी लगातार प्रश्न पूछते रहे। इब्राहिम मेरी नाक को निर्देशित कर तुरंत उनके उत्तर व्यक्त करते थे, जिसे जेरी लिख लेते। एक रात जब हम बिस्तर पर लेटे थे, अचानक मेरा हाथ उठा और उसने जेरी की छाती पर हल्के से थपकी दी। मैं यह देखकर चकित रह गई। मैंने जेरी से कहा, यह मैं नहीं कर रही, वही है। और तभी मेरे मन में टाइप करने की अदम्य इच्छा जागृत हुई। मैं टाइपराइटर के सामने बैठी और अपने हाथ उसकी कीबोर्ड पर रख दिए। इस दौरान मेरा सर लगातार झूल रहा था और मेरी नाक से हवा द्वारा शब्द निकल रहे थे। तभी मेरी उंगलियां टाइपराइटर की कीबोर्ड पर चलने लगी। वे इतनी तीव्रता और शक्ति से चल रही थी कि इन्हें देखकर जेरी सचेत हो गए। मेरी उंगलियों को चोटिल होने से बचाने के लिए वह मेरा हाथ पकड़ने के लिए खड़े ही हो गए थे। उन्होंने बताया कि वे इतनी तीव्रता से चल रही थी कि दिख ही नहीं रही थी, लेकिन इसमें भयभीत होने जैसा कुछ नहीं था। मेरी उंगलियों ने शब्दों को टाइप करने से पहले प्रत्येक कुंजी को कई कई बार छुआ और इसके बाद लगभग पूरे पेज पर लिख डाला, आई वॉन्ट टू टाइप, आई वॉन्ट टू टाइप, आई वॉन्ट टू टाइप, आई वॉन्ट टू टाइप, यानी कि मैं टाइप करना चाहती हूँ। इन शब्दों में न तो कोई शब्द बड़ा था और ना ही छोटा, और इनके बीच में कोई स्पेस भी नहीं था। इसके बाद मेरी उंगलियां फिर से एक और संदेश टाइप करने लगी, लेकिन इस बार उनकी गति बहुत धीमी और क्रमानुसार थी, जिसमें मुझे प्रतिदिन 15 मिनट टाइपराइटर पर बैठने को कहा जा रहा था और अगले 2 माह तक हमारे बीच इसी ढंग से संपर्क बना रहा। एक दिन हम दोनों अपनी छोटी सी कार में बैठकर फ्रीवे से गुजर रहे थे। हमारे एक और 18 पहियों वाला भीमकाई ट्रक था तो दूसरी ओर विशालकाय ट्रेलर। फ्रीवे का वह हिस्सा ठीक से बनाया गया नहीं था, इसलिए जब भी हम किसी भी ओर अपनी गाड़ी मोड़ते तो दोनों ट्रक हमारी लेन में एंटर होते दिखाई देते। ऐसा लग रहा था कि हम उन दोनों भीमकाई वाहनों के बीच दब जाएंगे। भावनाओं के उस तूफान में अचानक इब्राहिम ने बोलना शुरू किया। मुझे लगा कि मेरे जबड़े में खिंचाव हो रहा है, जिसके बाद मेरे मुंह से ये शब्द निकलने लगे, अगले निकासी द्वार से निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। हमने ऐसा ही किया। हम उसी अंडरपास के एक किनारे पर बैठ गए और उस दिन जेरी घंटों तक इब्राहिम से बात करते रहे। ये बहुत ही रोमांचक था। धीरे धीरे मैं इब्राहिम के मेरे माध्यम से बात करने की आदी हो गई। मैंने जेरी से कहा कि हमें यह बात गुप्त ही रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे डर था कि अन्य लोगों को इसके बारे में पता चलने पर वे न जाने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देंगे। कुछ ही समय में हमारे कुछ चुनिंदा फ्रेंड्स इब्राहिम से बातचीत करने को जुटने लगे और लगभग 1 वर्ष बाद हमने इन शिक्षाओं को लोगों के सामने लाने का फैसला कर दिया और हम आज भी ये काम करते ही रहते हैं।
इब्राहिम की तरंगों को व्यक्त करने के मेरे अनुभव में वृद्धि होती जा रही थी। प्रत्येक सेमिनार के बाद मैं और जेरी इब्राहिम की स्पष्टता, बुद्धिमानी और प्रेम को देखकर विस्मित रह जाते। एक दिन मुझे इस बात को सोचकर बहुत हंसी आई कि जिन उइजा बोर्ड से मैं भयभीत रहने वाली थी, मैं आज स्वयं ही वही बन गई हूँ। हमें इब्राहिम के साथ मिलकर किए जाने वाले इस काम के सुखद एहसास को व्यक्त करने के लिए कभी भी सही शब्द नहीं मिल पाए। जेरी को लगता था कि वे हमेशा से जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए था और उन्होंने इब्राहिम से मिलने से पहले ही ज्यादातर लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग खोज लिया था। लेकिन अब उनका कहना है कि इब्राहिम से मिलने के बाद ही उन्हें अपनी परिस्थिति का कारण तथा हमें प्राप्त होने या ना होने वाली सभी चीजों के कारण स्पष्ट समझ आ गए हैं। इससे हमें वह ज्ञान हासिल हुआ है जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। कोई भी हानि बुरी नहीं होती, न ही कोई दिन अशुभ होता है और न ही हमें किसी भी अन्य द्वारा संचालित लहर पर सवार होने की आवश्यकता है। हम फ्री है, हम स्वयं ही अपने एक्सपीरियंस को क्रिएट करते हैं और हमें यह करना बहुत पसंद है। इब्राहिम ने हमें बताया कि मैं और मेरे पति इन शिक्षाओं को पाने के सच्चे अधिकारी है, क्योंकि जेरी के अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने की अदम्य इच्छा ने ही इब्राहिम को हमारे पास बुला भेजा था। साथ ही मुझ में वो क्षमता थी कि वह उत्तर पाने के लिए अपने दिमाग को किसी भी रेजिस्टेंस बिना मैं कर सकती थी। मैंने इब्राहिम को मेरे द्वारा बात करने की आज्ञा बहुत जल्द प्रदान कर दी। मैं मानती थी कि मैंने केवल एक इच्छा ही व्यक्त की थी। इब्राहिम, मैं आपसे शब्द से बातचीत करना चाहती हूँ। इसी धारणा के साथ मैं अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करती हूँ। कुछ ही सेकंड में मैंने अपने भीतर इब्राहिम के स्पष्ट प्रेम और शक्ति को उदय होता महसूस किया और इस तरह हमारा संपर्क स्थापित हो गया।